अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सलैरिया। बाय प्रोफेशन एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फार्मासिस्ट। ये जो ईद चौपाल सीरीज है, इस सिलसिले में मेरा जो ये वाला प्रोग्राम है, ये ईद स्पेशल के हवाले से है कि बड़ी ईद है, इसको खाने की ईद भी कहा जाता है। और इस ईद चौपाल ईद स्पेशल के जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो डॉक्टर हारिस राशिद हैं, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि अपनी सर्विसेज लाहौर में और ऑनलाइन देते हैं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए डॉक्टर इरफान, सब ठीक ठाक? जी ठीक ठाक। पहले तो आपको बड़ी ईद मुबारक, खाने वाली ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर हुआ। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है रिगार्डिंग ईद के हवाले से, कि इसको खाने की ईद भी कहा जाता है, और इस ईद पे लोग बेइंतहा खाते हैं, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने मौजू की तरफ आने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करूँ कि अपना जो छोटा सा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो हमारे जो सुनने वाले या देखने वाले हैं उनको अपना करवा दे, फिर आगे प्रोग्राम की तरफ हम चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर हारिस राशिद है और मैं न्यूट्रिशन का इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, इंटरनेशनल लेक्चरर हूँ, और उसके बाद फिर डाइटरी काउंसलर। उसके बाद फिर हम लोगों के डिफरेंट क्लिनिक्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं न्यूट्रिशन बेस पे। RNDC रॉयल न्यूट्रिशन डाइटिशियन सोसाइटी, उसका मैं CEO हूँ और फाउंडर हूँ। न्यूट्रिशन एकेडमी का बेसिकली मैं CEO एंड फाउंडर हूँ। एक पूरी की पूरी हियरार्ची एंड चेन हमारी ओवरऑल द वर्ल्ड यानी कि चल रही होती है न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर ही। और न्यूट्रिशन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग इंशाल्लाह ताला काम कर रहे हैं, और इसको इंशाल्लाह कोई ना कोई हम स्टेबिलिटी देने के लिए यानी कि तो आगे मूव ऑन करेंगे। तो बेसिकली ये एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसके हिसाब से फिर हम लोग आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। बिल्कुल। हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो ईद के हवाले से है, ईद चौपाल ईद स्पेशल। तो इसको ना खाने की ईद भी कहा जाता है, और इस ईद के मौके पर लोग बेइंतहा खाते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान भी फॉलो कर रहा था, जो मेहमान आते हैं या कहीं पे जाते हैं, कहते हैं ये ईद का दिन है, आप इस पे वो खा लें, इससे कुछ नहीं पड़ता। तो ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे जो जानने वाले हैं या देखने वाले हैं उनको ये बताएं कि ओवर ईटिंग क्या होती है। ओवर ईटिंग ये होती है कि आप खाने के हिसाब से पानी पी लो, और अगर आपने एक डेफिनेट क्वांटिटी के अंदर खाना नहीं खाया और खाना आपने अपनी इस्तेताद से ज्यादा खा लिया, जितना आप बर्दाश्त कर सकते थे, आपका स्टमक कैपेसिटी रखता था, अगर आपने उससे ज्यादा खाना खा लिया तो हम उसको ओवर ईटिंग कहते हैं। हमारे पास ईटिंग पैटर्न अगर हम फॉलो करने की बात करते हैं तो उसके में हमारे पास दो पैटर्न होते हैं। एक ये पैटर्न होता है कि पानी के हिसाब से हमने खाना खाना होता है, और एक हमारे पास होता है कि खाने के हिसाब से हमें पानी पीना होता है। अगर हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, या फिर अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लान वगैरह को फॉलो करते हैं, हम लोगों ने क्या करना होता है, पानी के हिसाब से खाना खाना होता है। हम सबको इस बात का पता है कि जितने ग्राम्स हम लोगों ने खाना खाना होता है, उतने ही ml हम लोगों को पानी रिक्वायर होता है उसकी ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, जितने ग्राम हमने खाना खाया होता है उतने ही ml हमें पानी रिक्वायर होता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, या फिर उसको तोड़ने के लिए, उसकी ब्रेकडाउन वगैरह के लिए। होता असल में ये कि अगर हम स्टार्टिंग पे पानी पी लें अपना, ठीक है, स्टार्ट हम लोग अपना डाइट का करें पानी पीने के साथ, तो पानी हमारे पास एक रेफरेंस वैल्यू बन जाती है जिसके हिसाब से हम लोगों ने खाना खाना होता है। वो वाला बंदा ओवर ईटिंग नहीं करता। अगर हम लोग पहले खाना खा लेते हैं तो रेफरेंस हमारे पास बन जाता है खाना, उसके हिसाब से हम लोगों ने पानी पीना होता है, जो कि कहलाता है ओवर ईटिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ओवर ईटिंग के अंदर ये चीजें आती हैं कि हम स्टमक को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करना भूल जाते हैं। कुदरत ने भी अगर एक हम बात करते हैं, यानी कि हम लोगों का स्टमक किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, या फिर हम लोगों को किस तरीके से खाना चाहिए, वो ये होता है कि हम लोगों ने अपने स्टमक के 3 पोर्शन बनाने होते हैं। ठीक है, पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2 एंड पोर्शन नंबर 3। वन फॉर द गैस, सेकंड हाफ या फिर सेकंड थर्ड, ठीक है, फॉर द वाटर, एंड थर्ड फॉर द फूड। इस तरीके से हम लोगों ने अपने स्टमक के डिजाइन, क्या होता है कि हम लोग प्रॉपरली खाने को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अब हमें नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चंस के आगे जाके बात करेंगे। तो फिलहाल इस चीज को हम बेसिकली कहते हैं ओवर रेटिंग हमारे पास होती है। और इस ईद के मौके पर तो ओवर ईटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। आपने पानी की बात की, पानी के अलावा ये हमारे यहाँ कोला ड्रिंक्स बड़े यूज़ होते हैं। खासकर वो जो बारबेक्यू का स्पेशल बंदोबस्त किया जाता है, और वहाँ पे जो है ना ग़िज़ाइयत के जो असूल है, उनकी ऐसी खिलाफ वर्जी की जाती है कि उसके ऊपर जितनी भी दफ़ा लगाए जाए वो कम है।
तो ये तो आपने बताया कि ओवर ईटिंग क्या होती है। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उसके बारे में हमारे जो सामईन है उनको बताइए कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सही। सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग अगर यानी कि कुर्बानी की ईद के बाद हमारे पास दो किस्म के मीट होते हैं, ठीक है। या तो हमारे पास बीफ होता है या तो हमारे पास मटन होता है, ठीक है। और दोनों ही हमारे पास प्रोटीन क्लास या फिर एनिमल सोर्सेज से आ रहे होते हैं, ठीक है। इनके अंदर हीम आयरन वगैरह से होता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा इनकी इंटेक हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हर हेल्दी चीज की एक सेफ लिमिट से ज्यादा भी अगर हम इंटेक करना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाती है। ये वाली बात सब लोगों को पता होती है। अब हम लोग एक ही मौके के ऊपर क्या कर रहे थे कि सिर्फ 3 दिन की बात है, सिर्फ 3 दिन की बात है, कुछ नहीं होता, ठीक है। एक दिन भी अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो कम से कम 3 महीने वापस चली जाती है। ओवर ईटिंग करने से ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट क्रिएट होते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे प्रोटीन रेफरेंस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे शुरू हो जाते हैं होना। अब ये सारी चीजें जब एक ही जिस्म के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं तो ये डिफरेंट नेगेटिव फैक्टर्स वगैरह और इम्प्लांट वगैरह करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। अब उस केस के अंदर अगर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हमारे लिए बुरा है, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इशू आ जाते हैं तो हमारे लिए बुरा है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा किसी भी किस्म की यानी कि हमारी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है वो हमारे लिए बुरा है। यानी कि हम सेफ किसी भी साइड से नहीं है। एक दफा बॉडी में ऑक्सीडेशन शुरू हो गई तो वो चेन रिएक्शन बनता रहता है। एक दफा हम लोगों ने अगर ओवर ईटिंग कर ली तो वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर हमारा वही वाली बात आ गई कि 1 से 2 महीने हम लोगों को वापस ले जाता है वो जितनी हम लोगों ने न्यूट्रिएंट गेन किए हुए होते हैं। तो सिंपली अगर हम 3 दिन कंसेक्टिवली, ठीक है, एक के बाद एक कंसेक्टिवली हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, अपने स्टमक को लोड करते हैं खाने पीने की ऐसी चीजों के साथ जो कि सोली तौर पे प्रोटीन है, सोली तौर पे प्रोटीन है, हाई इन फैट्स है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हम लोगों को किलो कैलोरीज वगैरह वो प्रोवाइड करी होती है, जितना हमारा स्टमक अपटेक ही नहीं कर पा रहा होता। तो उन सब चीजों की वजह से होता क्या है कि हम लोगों को डिफरेंट इश्यूज आना शुरू होते हैं, जिसके अंदर गैस्ट्रिक इश्यूज शामिल होते हैं, इसके अंदर हमारे पास गर्ड शामिल होता है, इसके अंदर हमारे पास जो अमाइनो एसिड की टॉक्सिसिटी है वो शामिल होती है, बॉडी की एसिडिटी होना शामिल होती है, कीटोन्स बॉडी जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसके साथ डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन हमें आना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली हम लोगों के पास ना कुछ होता है कि इस वजह से हम लोगों को ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। अब एक यहाँ पे बात में करना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन, लोग कहेंगे कि ठीक है फिर बकरा ईद के बाद हम कॉम्बोज ऐसे कौन से ट्राई करें जो कि हम मीट के साथ भी खा सकते हैं, जो कि हमें बकरा ईद के ऊपर हम ओवर ईटिंग भी कर लें तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े। आप हमेशा गोश्त को किसी दूसरी चीज के साथ मिला के खाएंगे तो आपके पास वो वाली वैल्यू है वो भी प्रॉपर जाएगी। आप ओवर ईटिंग भी कर लेंगे तो किलो कैलोरी ज्यादा नहीं होंगी। वो क्या हो सकता है, गोश्त के साथ आप क्या तो वेजिटेबल्स वगैरह का है वो एक कॉम्बो ट्राई कर ले। वो क्या हो सकता है कि अगर आपने बारबेक्यू किया तो आप सैलड ले लें साथ, ठीक है। अगर आपने कोई खाना वगैरह बनाया तो आप रायता ले लें साथ। अगर आपने कोई गोश्त वगैरह पका रहे हैं, शोरबा बना रहे हैं तो उसके अंदर आप वेजिटेबल्स वगैरह पुट कर दें। इससे क्या होगा कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी रिटेन रहेगी, प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारे पास ज्यादा भी नहीं होगी, अमाइनो एसिड टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी, कीटोन्स बॉडी की एक्सेसिव जनरेशन भी नहीं होगी और बॉडी के अंदर एसिडिटी भी नहीं आएगी। हर चीज उसको न्यूट्रलाइज साथ साथ करना शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट की तरफ अगर हम जाएं तो ये वाली मैनेजमेंट के हिसाब से हम अपना चल सकते हैं बकरा ईद के ऊपर। बिल्कुल सही कहा कि अगर आप फाइबर कंटेंट साथ ऐड कर लें तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिलेंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगी, आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और ओवर ईटिंग क्या होती है। अब ये था कि हमारे ईद का गोश्त होता है, ये हमारे यहाँ सोसाइटी में इसको महीने महीने तक स्टोर किया जाता है। होता होना तो ये चाहिए कि एक एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक अजीज़ो कारब के लिए रखें और एक जो मसाकीन गरीब गुरबा को दे दें। अब होता कुछ इस तरह से है कि गुरबा को तो कम जाता है, अपने वो एक्सचेंज ही होता रहता है अपने अजीज़ों कारब में। जिनके यहाँ कुर्बानी होते हैं उनका गोश्त आपकी तरफ चल जाता है और उनका गोश्त आपकी तरफ आ जाता है, तो एक्सचेंज होते हैं। इसलिए गोश्त की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर उसका हल ये निकलता है कि उसको ना लोग फ्रीजर में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये बताएं कि ये कुर्बानी का गोश्त है, इसको कितनी देर तक आप स्टोर रख सकते हैं ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बरकरार रहे। सही। बेसिकली कुर्बानी के गोश्त के मुतालिक या फिर किसी भी मीट आइटम के मुतालिक अगर हम बात करें तो ये होता है कि हम उसको 1 साल तक फ्रोज कर सकते हैं आइडियल कंडीशन में। 1 साल तक हम उसको फ्रोजन रख सकते हैं या फिर हेल्दी रख सकते हैं आइडियल केस में। और बॉडी का हमारी जो पूरी दुनिया की किसी भी हिस्से की बात करें तो आइडियल सिनेरियो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे गोश्त के जो अगर हम शेल्फ लाइफ इंक्रीज भी करना चाहें
तो 3 से 4 महीने हो सकती है, अगर फ्रीजर 1 सेकंड के लिए भी ऑफ ना हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि उसका टेम्परेचर 0 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये 2 शर्तें अगर आप फॉलो कर सकें तो आपके जो पूरे यानी कि गोश्त की शेल्फ लाइफ होती है ना, वो 3 से 4 महीने हो जाती है। एक दफा हमारे पास लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है, लोड शेडिंग हो गई, क्या हुआ, शेल्फ लाइफ कम से कम 1 महीना पीछे चली जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बस जाहिर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर नहीं आ रहे होते चलते फिरते हुए, ठीक है, ना वो स्मेल हमें नजर आ रही होती है, अब वो स्मेल हमें फील हो रही होती है। अब होता क्या कि फ्रीजर हम लोगों ने जब दोबारा लाइट आती है, दोबारा ऑन हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो वैसे ही अपने गोश्त को फ्रीज हमें शो करवाता है कि ये बिल्कुल ही फ्रीज आइटम है, ये बिल्कुल ही हेल्दी आइटम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक दफा लाइट गई, एक दफा हम लोगों ने पावर कट की, टेम्परेचर 0 आना शुरू हुआ, एक महीना गोश्त की शेल्फ लाइफ पीछे आ गई। अब क्या होगा, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने गोश्त ने पानी छोड़ दिया अपना। अब ये दोनों चीजें क्या होगी, पानी जितना ज्यादा गोश्त छोड़ेगा उतने ही ज्यादा वो खराब होने की तरफ जाएगा, जितना ज्यादा पानी छोड़ेगा उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करेंगे, जितना ज्यादा पानी छोड़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर 0 से अबव जाता रहेगा, क्या होगा कि उतना ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस और फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगी हमारे बैक्टीरिया को वहां पे ग्रो करने के लिए। तो जाहिर बात है, जितने बैक्टीरिया ज्यादा होते रहेंगे उतनी ही उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन होती रहेगी, क्योंकि बैक्टीरिया ने भी ग्रो करने के लिए उस चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू को ही इस्तेमाल करना होता है ना। अल्टीमेटली बैक्टीरिया आर आल्सो लिविंग थिंग, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने भी अपनी ग्रोथ, अपनी रिप्रोडक्शन और अपने मेटाबॉलिज्म वगैरह अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, उसी मीट के ऊपर ही वो पलते हैं, जिसको हम लोगों ने फ्रीज अपने जहन में रखा होता है कि वो फ्रीज हुआ हुआ है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी स्टोर्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होता है, ईद कुर्बान होती है बेसिकली। ईद कुर्बान या फिर हम ये बोले ईद मनाने का ही मकसद होता है कि उन लोगों तक हम लोगों ने गोश्त बनाना है जिन लोगों ने पूरे साल इसको कंज्यूम ही नहीं कर रखा, या फिर उन लोगों की हैसियत के हिसाब से हम लोगों ने उनको गोश्त देना होता है, पहुंचाना होता है, ठीक है, जिसको गोश्त नहीं मिला होता। अब क्या होता है, इतना बड़ा जानवर कुर्बान करने का मकसद ये तो नहीं होता ना कि आप उसको उतने ही साइज का फ्रीजर एक अरेंज करें अपने घर पे, उसको 2 दिन पहले से फ्रीजर ऑन कर लें, कुर्बानी का गोश्त होता है तैयार होता है, साथ ही शॉपर में पैक करके तसल्ली से फ्रिज के अंदर रख के दरवाजा बंद कर लें, ऐसा नहीं होता ना। अब ये ईद मनाने का भी ये मकसद है कि आपने क्या करना है, अपने गोश्त की पार्टीशन करनी है, डिवीजन करनी है। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह हम सबको इतना सब कुछ दिया है कि हम पूरा साल गोश्त को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग या फिर सफेद पोस्ट लोग मौजूद होते हैं जो कि इसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, पूरा साल ही वो क्या कर रहे थे, प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के ऊपर डिपेंड कर करके अपनी यानी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडी की है ना, उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वाली ईद होती है। तो आप लोग दोबारा ऐसे ना किया करें कि अपने ही फ्रीजर का साइज वो वाला रखें जो आपके ऊँट का साइज है, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। 3 हिस्से बराबर के बनाने हैं, और 3 हिस्से भी इस तरीके से बनाने हैं कि आप, अगर कोई बाहर से आके आपको कहना ये वाली ढेरी आपकी है, तो आपको टेंशन ना हो, ये ना हो कि एक ढेरी के अंदर सारी हड्डियां होंगी, एक ढेरी के अंदर सिरी पाए मौजूद होंगे, और एक ढेरी के अंदर सारी वो वाली बोटियां होंगी जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो वो वाली अगर आपने अपने लिए ढेरी रखी हुई इसमें हड्डियां नहीं होती, तो वो वाली ये वाला हिसाब बिल्कुल हो गया कि उसमें से भी 3 हिस्से बना के आप गरीबों के अंदर बांटने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो हड्डी है वो तो गरीब को भी नहीं चाहिए, जो वो सिरी पाए हैं वो तो गरीब को भी नहीं चाहिए, वो तो वैसे तो चीज के लिए चुना है कि आपको कुर्बानी के लायक बनाया, तो आप क्या करें, आप उन चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हर बंदे तक उसका हक पहुंचे, और आप अपने पास सिर्फ उतना ही जमा रखें जितना आप 1 महीने के अंदर खा सकें। 1 महीने से ज्यादा गोश्त कभी स्टोर नहीं हो सकता, आइडियल एनवायरनमेंट हमारे पास नहीं है, प्रैक्टिकली 1 महीने से ज्यादा गोश्त स्टोर नहीं हो सकता। और 1 महीने से ज्यादा जो स्टोर रखता है, जाहिर बात है गोश्त अपना कलर तो नहीं चेंज कर लेता, जब गोश्त में हम देखें खोल के वो येलो हुआ हो, ऐसा तो नहीं होता ना कि वो खराब हो गया तो येलो हो जाएगा, खराब हो गया तो पिंक हो जाएगा, खराब हो गया तो उसके ऊपर रेड क्रॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमें गोश्त बिल्कुल फ्रेश ही हमेशा नजर आ रहा होता है, ठीक है, बेशक उसने पानी छोड़ा हो, बेशक वो किसी भी कंडीशन के अंदर पड़ा हो, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने माइंड के अंदर ये वाली बात रखनी है कि गोश्त 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकता, इसलिए क्या होगा, 1 महीने के बाद एक दिन ऊपर हुआ तो गोश्त ने खराब हो जाना है, ठीक है, गोश्त में खराब हो जाना, ना वो आपके ही इस्तेमाल करने जोगा रहेगा, ना वो किसी गरीब के खाने के जोगा रहेगा। तो आप क्या करें, शुरू से ही डिवीजन इस तरीके से करें कि आपके पास इतना ही गोश्त पड़ा हो जितना आप 1 महीने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या तो आप उसको रिश्तेदारों के अंदर दे दें अगर वो ज्यादा है, तो उनको ना दें, रिश्तेदारों को आप वो वाला दें। और ये नहीं होता कि अगर आपकी फैमिली के अंदर बेटियां शादीशुदा हैं, बेटे शादीशुदा हैं, तो उनको आप हिस्सा क्यों दे रहे हो, ऐसा
नहीं होता, ठीक है। आपने क्या करना है, जो जितने भी ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके हिस्से में से आते हैं, ठीक है, रिश्तेदारों में से नहीं आते, वो आपके हिस्से में से आते हैं, जो आपने अपने लिए सेपरेटली डाला हुआ होता है। तो इस तरीके से अगर आप गोश्त की डिवीजन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं ना, तो आपके पास गोश्त बचता ही नहीं है, तो फ्रीजर वाली बात तो बहुत दूर ही रह जाती है ना। तो बिल्कुल। ये बेसिकली मैं शेयर करना चाहता था। हमारे यहाँ तो ईद पे ये होता है कि जब होता था ये पाए हमें दे दो, फिर ये हमें दो, इसकी बड़ी लड़ाई होती है कि ये दो पाए हमारे दे दो, एक पाए हमारे दे दो। ये इसी वो पहेली को समझाने के लिए या वो पूरा करने के लिए कहीं तो नाराजगी तक हो जाती है कि आपने हमें पाए नहीं दी है। एक तो ये भी लड़ाई चलती है, और दूसरा उसको जब कीमे की फॉर्म में कर दिया जाता है तो उसकी जो स्टोरेज टाइम है, उसकी फ्रीजर की स्पेस भी काफी वो बन जाती है, उसको स्टोर भी काफी अरसे तक किया जाता है ताकि बारबेक्यू बना सके, शामी कबाब बना ले, कीमे वाली टिक्कियां बना ले। तो इस किस्म का होता है। तो सबसे बेस्ट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि विद इन 2 वीक्स कोशिश करें कि आपका जो गोश्त है कुर्बानी का वो कंज्यूम कर ले, ताकि उसकी जो रियल न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी आपको मिले और वो खराब भी ना हो। और सबसे पहले कि आप इसको ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है वो भी कोई अच्छा नहीं है। जहाँ पे जाता है वहाँ पे पहले कुर्बानी होती है। आप एक छापर उनका लेके जाते हैं, वहां से एक छापर आपको वहां से मिल जाता है। तो वो फिर डबल होता है। जब आपने कहा कि वो गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, गरीबों के लिए ये है, हमसाए अजीजों कारब के लिए ये है, और अपने लिए ये है। तो उसमें बाकी आपने सही बात की कि हड्डियों वाला गोश्त कहाँ पे जाता है, और जहाँ पे ज्यादा हो वहां पे क्या था, जहाँ पे कीमे वाला वो अपने घर आ जाता है। तो ये वाली बड़ा वो कॉमन प्रैक्टिस है। तो अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आप इसमें हम फाइबर कंटेंट अगर ज्यादा करते हैं तो आपके उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिल जाएगी, प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स से भी मिल जाएगा, और एनिमल सोर्स से भी, प्लस प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट भी वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी ने एक्सेस खा लिया है तो उसको ओवरकम करने के लिए वो कोई भी जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है? अच्छा, अगर 3 दिनों तक किसी बंदे ने ज्यादा खुराक खा भी ली है और उसको उस वाले स्पेसिफिक बंदे तक हमारी ये वाली वीडियो काफी देर से पहुंची है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो वो क्या करे, उसने फिर ये कहना है कि अपने जो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह है उनको क्या करना है, उसे डाइजेस्ट वगैरह करवाने के लिए, मेटाबोलाइज करवाने के लिए और उसको प्रॉपर जगह पे अलाइन करवाने के लिए अपनी एक्सरसाइज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दे। ये नहीं कि एक एक दिन में 6-6 घंटे एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। रोज आधा घंटा भी एक्सरसाइज करेगा तो महीने के अंदर 15 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। रोज भी अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करने से मुराद ये नहीं होता कि आपने वेट लिफ्टिंग करनी है। एक्सरसाइज से ये मुराद नहीं होता कि आपने यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से ये मुराद होता है कि अपने हर बॉडी ऑर्गन को या फिर हर बॉडी के लिम्ब को, हर मसल को हम लोगों ने एक दफा से हिला के प्रॉपर स्ट्रेच करके अपनी जगह पे वापस लेकर आना होता है। दिस कॉल्ड एक्सरसाइज। हम लोगों के माइंड में क्या होता है एक्सरसाइज के मतलब कि हम लोगों ने ना 8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, हम लोगों ने ना 20-20 किलो के एक एक डंबल लगाने हैं दोनों हाथों से। हमारे माइंड ये कॉन्सेप्ट बना होता है कि एक्सरसाइज जो बंदा करता है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहा होता है, जबकि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट खराब है। हम एरोबिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, हम जॉगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी भी किस्म की यानी कि लाइट एक्सरसाइज के अंदर भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। अगर हम लोगों ने दूसरी एक्टिविटीज के अंदर आना है तो स्विमिंग भी हो सकता है, मैराथन रन भी हो सकता है। और अगर हम पहली वाली बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट मॉडरेट यानी एरोबिक्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इन तरीकों से हम अपने यानी कि बॉडी को कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोगों ने एक्सरसाइज की तरफ अपना रुझान किया उतना ही हमारी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिसिटी है वो रिमूव होती रहेगी, वेस्ट मटेरियल वगैरह कन्वर्ट होते रहेंगे हमारे पास, एलिमिनेटेड या फिर भी एलिमिनेटेड मैटर कहते हैं कि हम लोग खाने के बाद लेटे रहते हैं या फिर कोई काम भी नहीं करते, तो वो सीधा का सीधा जाके क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है, क्योंकि इस वाले मीट के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होती है ना, एनिमल फैट। तो ये क्या करता है, सीधा जाके क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट बार हमारे पास होता है, और अगर हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी हो जाए तो आर्टेरियल सेक्टर हो सकता है। और इसके बाद अगर ये उसके अंदर ऑक्सीजन ब्लॉक कर दी जिसकी वजह से टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाए हार्ट की, उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह कहते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से हमें एंजाइना पेक्टोरिस हो सकती है, हमें गर्ड हो सकती है, हमें स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, बॉडी एसिडिटी हो सकती है, पीएच लेवल हमारा गिर सकता है, और हजारों लाखों इस वजह से इश्यूज भी हो सकते हैं।
तो वाहिद हल हम लोगों ने 2 दिन डिस्कस किए, क्या या तो एरोबिक्स करें अपने आप को, या तो लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व करें, या तो स्विमिंग जॉगिंग वगैरह के अंदर, या तो अपना बैठना कम करें। ठीक है, बैठना कम करें, चलना फिरना थोड़ा सा ज्यादा करें, मूव ऑन करना थोड़ा सा ज्यादा कर दें। आखिरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि बॉडी पोस्चर के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कि कोई बंदा यूं करके बैठता है, कोई बंदा यूं करके बैठता है, कोई बंदा किसी तरीके से बैठता है, कोई बंदा किसी तरीके से बैठता है। बॉडी को ढीला छोड़ के बैठोगे ना तो पेट निकलेगा। ठीक है, बॉडी को सी शेप में रखे नहीं बैठना। जो हम यूं करके बैठते हैं ना टेबल चेयर वगैरह के ऊपर सी शेप के अंदर, वो नहीं बैठना। हमने क्या करना है, एल शेप के अंदर बॉडी को रखना है। बॉडी को हमेशा हम लोगों ने इरेक्ट रखना है। ठीक है, जितने भी हमारे लिम्स हैं अगर हमारे प्रॉपर जगह के ऊपर होंगे, जितने मसल्स हैं वो अपने प्रॉपर जगह के ऊपर होंगे, इसका मतलब पेट को इजाजत ही नहीं मिलेगी बाहर निकलने की। ठीक है, तो हमें किसी किस्म का पेट नहीं निकलेगा तो ओबेसिटी जनरेट नहीं होगी, विसरल फैट नहीं होगा, सबक्यूटेनियस फैट अपनी लाइन के अंदर होगा, और हमें एलडब्ल्यूडब्ल्यू3 नहीं लेनी पड़ेगी, लिमार्गियम थेरेपी नहीं लेनी पड़ेगी। इन सब चीजों की वजह से क्या हो सकता है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं ओवर ईटिंग के बाद। तो इंशाल्लाह ये वाला अगर हम करेंगे तो हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा कि आपने फिजिकल एक्टिविटी को हमने साथ जरूर रखना। अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया है, ये सिर्फ ईद के दिनों की बात नहीं है, हमारी आम रूटीन में भी हमारा जो है ना लाइफ स्टाइल ऐसे होना चाहिए। हमारी जो मेडिकल साइंस भी कह रही है कि दिन की तकरीबन 30 मिनट, आधा घंटा अगर आप एक्सरसाइज कर ले तो उससे काफ़ी हद तक आपकी जो है मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी सेफ रह सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे डॉक्टर हारिस, ईद के जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है ईद स्पेशल रिगार्डिंग कुर्बानी का गोश्त कितनी देर तक आप खा सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ओवर ईटिंग क्या है। तो ये जो जब ये ऑन एयर जाएगा और हमारे जानने वाले जो देखने वाले जो प्रोग्राम देखेंगे, तो मेरे ख्याल में इस किस्म का शो उन्होंने कभी भी देखा होगा कि इतनी तफसील से जो कुर्बानी का गोश्त है उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ किसी और टॉपिक पे ऊपर हम एक शो रखेंगे, ताकि जो न्यूट्रिशन की कमी है, बेसिकली मेरा जो मकसद ये है कि यहाँ टीवी शोज में बहुत ज़्यादा शोज आते हैं, होता है कि आपके आगे जो इंटर लेने वाला और देने वाला वो कौन है। ये ना कि सवाल आपका गंदम हो और जवाब आपका चना हो, तो आपके 80% जो बैठे हुए हैं, अगर वो जवाब दे रहे हैं तो वो फिर वो ठीक है, और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो क्या है, उसको भी उस चीज़ का पता है कि नहीं है, या आपने उसको क्वेश्चन दे दिया, आपने उसके ऊपर उसको आंसर दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको उसको आप समझिएगा, आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपने जो भी लिखना, आपके एग्जामिनर ने उसको चेक करना है, उसके मुताबिक उसको ना मार्क्स देना है। तो मेरा जो ये जो चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ थोड़ी सी इस किस्म की जो है ना किसी भी टॉपिक के ऊपर बात की जाए। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे डॉक्टर हारिस बात करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ इस किस्म की जो है ना टॉक शोज हमारे जारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।